हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रॉनिकल आइडियाज। मेरा नाम संगीता मीना है और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी जीएस बिगनर्स फाउंडेशन कोर्स 2026। तो दोस्तों, आज से हम हमारी एनसीईआरटी की क्लासेस शुरू करने वाले हैं इस कोर्स के तहत। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री की क्लासेस से। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि इस पूरे कोर्स के तहत हम विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधार पर एनसीईआरटी का कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी के वो सारे जीएस के सब्जेक्ट जिनसे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम डिटेल में और सारे सब्जेक्ट्स को, सारी क्लासेस की एनसीईआरटी को एक ही जगह पर इनकॉर्पोरेट करके पढ़ने वाले हैं, और जिसमें हमारा बेस होगा 6 से लेकर 12 तक की न्यू एनसीईआरटी। तो पूरी जो न्यू एनसीईआरटी है उसको इस कोर्स के तहत हम कवर करने वाले हैं। और सबसे पहले इस दौरान हम शुरुआत करेंगे इतिहास की कक्षा से, हिस्ट्री की किताबों से। ठीक है, 6 से लेकर, तो अभी हम इसमें करने क्या वाले हैं कि 6 से लेकर 12 तक इतिहास के संबंध में जो भी जानकारी दी गई है, हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी एनसीईआरटी में दी गई है, चाहे वो 6 की एनसीईआरटी में हो, चाहे वो 7th की में हो, 8th की में हो, 9th, 10th, 11th, 12th, जिस एनसीईआरटी में इतिहास विषय के संबंध में जानकारी दी गई है, जो ऐसी जानकारी है जो विभिन्न एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उस सभी को एक जगह पर लाकर हमने एक ही कोर्स में या एक ही जगह इनकॉर्पोरेट किया है और हम उसे सिस्टमैटिक वे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा बेसिक इंट्रो मैं आपको इस चीज के बारे में दे देती हूँ कि इतिहास को हमने क्या फॉर्मेट तैयार किया है आप लोगों को एनसीईआरटी का फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए। तो जैसा कि मान लीजिए अब हम अपना सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं इतिहास, जिसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी को एग्जाम ओरिएंटेड या एग्जाम पर्सपेक्टिव से कवर करने वाले हैं। तो हमने क्या किया है कि इतिहास जो विषय है उनके उस विषय के संबंध में विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्ययन किया है, और उस आधार पर पूरे इतिहास को 48 कैटेगरीज में या 48 चैप्टर्स में हमने डिवाइड किया है, जिसके आधार पर जो पूरे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है वो चीज यहाँ पर कवर हो रही है। तो टोटल हमने कितने चैप्टर्स को 48 चैप्टर्स में उसको डिवाइड किया है, और उन 48 चैप्टर्स को हम लगभग लगभग 150 घंटों में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम हमारा कवरेज एरिया क्या होगा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी। तो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी में उन 48 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस एनसीईआरटी में जो जो कंटेंट दिया गया है उस सभी को हमने उन 48 चैप्टर्स के अंदर डालकर आपके लिए प्रेजेंट करने की कोशिश की है। थोड़ा सा अगर नजर मारे 14 चैप्टर्स में, 48 चैप्टर्स में जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रागैतिहासिक काल में भारत, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, जैन, बौद्ध धर्म, मगध के बारे में, मौर्य साम्राज्य, संतों के बारे में, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन। फिर आगे आ जाते हैं कि साउथ इंडियन जो साउथ इंडिया के अंदर जो बड़े साम्राज्य थे, चोल साम्राज्य। फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत में आ गए तो दिल्ली सल्तनत, विजयनगर बहमनी साम्राज्य, फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य, फिर मराठा आ जाते हैं, फिर भारत में यूरोपियन लोगों का आगमन, उसके ऊपर जो टॉपिक है। फिर भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, 1857 का विद्रोह, भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आजाद खोज, उसके बाद विभाजन, उसके बाद संवैधानिक विकास, ऐसे करके टोटल जो पूरा इतिहास है हमने उसे 48 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया है। उन 48 इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को या चैप्टर्स को हम आधार बनाते हुए 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी के पूरे मटेरियल को, पूरे कंटेंट को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करके हमारे पहले टॉपिक से।
सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे पहले टॉपिक से, प्रागैतिहासिक भारत। इस टॉपिक में हमने क्या किया है, इस टॉपिक में हमने प्रागैतिहासिक भारत मतलब जो प्राचीन कालीन भारत है, जो हड़प्पा सभ्यता के पहले की जो हमारा इतिहास है, उसके सारे टॉपिक्स को चैप्टर्स में डिवाइड किया है, लेक्चर्स में डिवाइड किया है। तो प्रागैतिहासिक भारत के तहत, प्रागैतिहासिक भारत की हेडिंग के अंदर में हम सारे जो लेक्चर्स है हमारे, उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे इतिहास की परिभाषा, स्रोत, प्रकार। फिर उसके बाद पढ़ेंगे पाषाण काल, जिसमें मुख्य रूप से पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल हम लेक्चर पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो इस पूरा प्रागैतिहासिक भारत की हेडिंग के तहत हम जो पढ़ने वाले हैं उसको हम 5 चैप्टर्स में डिवाइड कर देंगे, 5 लेक्चर्स में डिवाइड कर देंगे। इतिहास की परिभाषा, प्रकार, स्रोत, जिसमें हम बेसिक इतिहास का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस लेक्चर में। उसके बाद पाषाण काल, जिसमें कि हम पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल के बारे में जानेंगे। और उसके बाद आ जाता है अपना ताम्र पाषाण। ठीक है, ये अब हमारे पास एक चैप्टर आ गया जिसमें हम लेक्चर वाइज पूरे चैप्टर को डिटेल या कंप्लीट कवरेज के साथ पढ़ने वाले। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि उस चैप्टर में हम जो पढ़ाने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा पूरा फोकस इस कोर्स के तहत रहेगा न्यू एनसीईआरटी कोर्स, जो हमारा है न्यू एनसीईआरटी जीएस बिगनर्स फाउंडेशन कोर्स, उसमें हमारा पूरा फोकस रहेगा हर टॉपिक को न्यू एनसीईआरटी को आधार बनाकर कवर करते हुए। तो अब सबसे पहले पॉइंट हम ये जो टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ, जो टॉपिक मैं आपको अभी पढ़ाने वाली हूँ प्रागैतिहासिक भारत, को हम 5 लेक्चर्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का जो भी हम बेस बना है वो कहाँ से, तो वो चीज मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये पूरा अभी सिर्फ मैं अपनी आप लोगों के सामने एक टॉपिक की, एक चैप्टर की बात कर रही हूँ। तो ये चैप्टर अगर मैं आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए बताऊं, तो इस चैप्टर में जिसमें हम इतिहास की परिभाषा, प्रकार, समय रेखा, स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं, पाषाण काल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर को हमने कहाँ से कवर किया है, ये पूरा चैप्टर अगर आप 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी या जो भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है उसमें जाकर अगर ढूंढेंगे, अगर पढ़ना चाहेंगे, तो ये आपको मिलेगा। इस लेक्चर से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलेगा कक्षा 6 की एनसीईआरटी में, कक्षा 11 की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी में और तमिलनाडु बोर्ड की कक्षा 11 की एनसीईआरटी में। तो हमने क्या किया है कि ये जो सोर्स है जहाँ पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक प्रागैतिहासिक भारत के बारे में जानकारी उपलब्ध थी, वो वहां हर जगह से हमने जानकारी दी है, एकत्रित किया उसको और एक जगह पर लाकर एक कंप्लीट चैप्टर आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि आप बस डायरेक्टली अगर एक चैप्टर को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, उससे संबंधित दिए गए नोट्स को पढ़ रहे हैं, पीडीएफ को पढ़ रहे हैं, तो हर एक शो से या हर एक लेवल पे, चाहे वो 6 की एनसीईआरटी हो, चाहे वो 11th की एनसीईआरटी हो, चाहे वो तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी हो, जहां जहां पर इस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट दिया गया है वो आपका क्लियर हो जाएगा, वो आपका कवर हो जाएगा। तो आपको 10 जगह पर जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर प्रागैतिहासिक भारत हमारा 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके अध्याय 4 में, चैप्टर 4 में इतिहास की समय रेखा और स्रोत के नाम से है। कक्षा 11 की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी में के अध्याय 1 में ये प्रागैतिहासिक शैल चित्र के नाम से जो चैप्टर है उसमें इस अध्याय के बारे में कंटेंट दिया गया है। तमिलनाडु बोर्ड की कक्षा 11 एनसीईआरटी के अध्याय 2
जिसका चैप्टर नेम है प्रागैतिहासिक भारत और हड़प्पा संस्कृति। इसके अंदर हमें प्रागैतिहासिक भारत जो हमारा टॉपिक चैप्टर है, आगे जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, जिससे हम हमारे लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं, वो दिया गया है कक्षा 11 की एनसीईआरटी। ठीक है, थोड़ा और इसको अच्छे से समझते हैं इस चीज को, और थोड़ा और गहराई से अगर मैं आपको जानकारी दूं तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये कक्षा जो अभी अभी मैंने आपको सोर्स बताया है, ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी है, जिसका अध्याय है 4। उसमें अगर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं अभी प्रागैतिहासिक भारत, अगर मैं उसकी बात करूं, जिसका एक जो पहला अगर मैं लेक्चर बोल रही हूँ कि इतिहास की स्रोत, इतिहास की परिभाषा, इतिहास के प्रकार, तो मैंने बताया कि कक्षा 6 की एनसीईआरटी के अध्याय 4 में अगर आप देखें, इसका नाम है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। तो ये पूरा कंटेंट जो हमने लेकर यहाँ पर तैयार किया है, इसमें से बेस उठाया कक्षा 6 की एनसीईआरटी। देखिए यहाँ पे आपको हाईलाइटेड पार्ट भी दिख जाएगा। ठीक है, हमने इस चीज को हाईलाइट भी किया हुआ है। यहाँ पे इतिहास में समय की गणना के बारे में जो जानकारी हम समझाएंगे आपको, याद एनसीईआरटी अवेलेबल है। आगे चलिए, ये पूरा डायग्राम से समझाया हुआ है। ये पूरा हमारा बेस रहेगा तैयारी का, जो हम पढ़ाएंगे आपको उसका बेस एनसीईआरटी रहेगी। ये सारा जो कंटेंट है यहाँ से तैयार किया गया है। ये पूरा जो हाईलाइटेड पार्ट है, जो हमारा प्रागैतिहासिक काल वाला जो चैप्टर है, उसको कवर करता है। जिसे इतिहास के स्रोत समझाए गए हैं इस डायग्राम में। और आगे चलिए, ये है कक्षा 11 की फाइन आर्ट की एनसीईआरटी का चैप्टर 2। इसमें देखिए आप प्रागैतिहासिक शैल चित्र का चैप्टर 1। ये देखिए पूरा हाईलाइटेड पार्ट जिसमें हमने बताया गया प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, किसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, कैसे कैसे जो अवशेष है उस काल के मिले हैं, कहाँ कहाँ पर मिले, किन किन स्थानों पर, पूरा हाईलाइटेड पार्ट है। डायग्राम भी आप देख सकते हैं। स्थान दिया गया है जैसे मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं में, उत्तर प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों में। ये पूरा हमने आधार बनाया है हमारे लेक्चर का, ताकि कंप्लीट कर, मैं यहाँ पर ये चीज आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको इस चीज के बारे में आइडिया लगता है, आपको इस चीज के बारे में पता चले कि जो कोर्स हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जो टॉपिक हम आपके लिए पढ़ाने वाले हैं, निकल आए हैं, वो सब का बेस यहाँ पे एनसीईआरटी है। और जो एनसीईआरटी में लिखा है, चाहे वो उस टॉपिक के बारे में 6 की एनसीईआरटी में लिखा हो, 11th की एनसीईआरटी में लिखा हो, या फिर 12th की एनसीईआरटी में लिखा हो, हम उसको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये देखिए आगे तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी है, उसका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 पे जाएंगे हम। ये देखिए तमिलनाडु बोर्ड एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी चैप्टर 2 प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड हड़प्पन कल्चर। क्योंकि ये एनसीईआरटी हमारी कक्षा हिंदी मीडियम की है, लेकिन तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी आती है जो इंग्लिश मीडियम की अवेलेबल होती है। तो हमने यहाँ पे कोशिश की है कि जो इंग्लिश मीडियम की भी अगर ऐसी कोई एनसीईआरटी है जिसका कंटेंट हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि उसके कंटेंट लेकर हिंदी में कन्वर्ट करके यहाँ पर अपने जो लेक्चर है, अपना जो चैप्टर है, उसमें इंकॉर्पोरेट कर दिया है, ताकि कोई भी टॉपिक का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ इसलिए आप लोगों का मिस ना हो क्योंकि आपका मीडियम हिंदी मीडियम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि इंग्लिश मीडियम का भी इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है उसको भी इंकॉर्पोरेट किया है अपने लेक्चर के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल, स्टोन एज पाषाण काल, ठीक है, मेसोलिथिक, ठीक है, मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक नवपाषाण काल, ठीक है। तो ये सारा आपको दिखाने का उद्देश्य ये था कि पूरे लेक्चर का जो आधार है, पूरे लेक्चर का जो आधार है वो आपका क्या है, न्यू एनसीईआरटी है। तो जो न्यू एनसीईआरटी में जितना भी कंटेंट हमारे चैप्टर से रिलेटेड दिया गया है उसको हमने एक जगह पर लाकर आपको पढ़ाने की यहाँ पे कोशिश की है। ठीक है,
चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पहला चैप्टर है हमारा प्रागैतिहासिक भारत। ठीक है, और इस प्रागैतिहासिक भारत में जो हम पहला लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो है इतिहास, प्रकार, समय रेखा एवं शुरू। ठीक है, तो सबसे जो स्टार्ट करने वाले हैं हम, वो स्टार्ट किससे करेंगे कि बेसिक इतिहास की इंट्रोडक्शन से। इतिहास किससे हमें पता चलता है, इतिहास कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे बेसिक इतिहास का इंट्रोडक्शन हम समझने, परिचय समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब दोस्तों हम लोग इतिहास पढ़ने की शुरुआत करें। ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। उद्देश्य क्या है हमारा, हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो भी टारगेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, कोई भी वन के एग्जाम हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो हमारा तैयार होना चाहिए, उसकी जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है वो हमारा तैयार होना चाहिए। ठीक है, इस उद्देश्य से हम अपनी कक्षा की शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें हम इतिहास से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। तो हिस्ट्री शुरू जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ये होता है कि इतिहास है क्या, इतिहास की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इतिहास की परिभाषा क्या है। तो इतिहास क्या होता है, अतीत में घटी घटनाओं, अतीत में जो घटी है घटनाएं, अतीत में घटित घटनाओं का कालानुक्रमिक अध्ययन, कालानुक्रमिक। सीधे सिंपल से इतिहास की परिभाषा ये है, इतिहास क्या है, अतीत में जो घटनाएं घटी है, प्राचीन काल में या पहले जो काल बीत चुका है उसमें जो घटनाएं घटी है उनका काल क्रम के हिसाब से अध्ययन करना है इतिहास। तो बेसिक सी बात है, इतिहास में हम क्या करते हैं, पुराने टाइम में जो टाइम चला गया, अब वो हो सकता है अभी समय 2000 ईसा पूर्व पुराना समय भी हो सकता है, या 200 ईस्वी पूर्व पुराना समय भी हो सकता है, मतलब वो साफ समय हो सकता है 2000 साल पुराना, वो 200 साल पुराना भी हो सकता है। तो चाहे कितना भी पुराना हो, लेकिन जो अतीत में हो चुका है उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानना, उन घटनाओं को समझना ही इतिहास है। तो बेसिक सी परिभाषा है इतिहास की। ठीक है, इसमें कुछ भी ट्रिकी नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है कि इतिहास को अगर आपको कोई बोल दे कि इतिहास क्या है तो डिफाइन करो। तो बेसिक सी बात है कि अतीत में जो घटनाएं घटित है, घटी हुई है, उनके बारे में काल के हिसाब से, मतलब एक क्रोनोलॉजिकल वे में कि पहले कौन सी घटना घटी, फिर कौन सी घटना घटी, फिर कौन सी घटना घटी, उसको उस आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ना ही इतिहास है। मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों क्रोनोलॉजी हम कैसे सेट करते हैं, कैसे पता लगेगा कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई। ठीक है, तो वो पूरा एक वैज्ञानिक अध्ययन होता है, एक सिस्टम होता है, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है कि इतिहास की परिभाषा के लिए हम बात करें तो अतीत में घटी हुई घटनाओं का क्रमबद्ध और कालानुक्रमिक अध्ययन ही इतिहास है। ठीक है, अब ये चीज तो हमने समझ ली कि इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास किसे कहते हैं। तो इससे जस्ट नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो हमारे दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा कि इतिहास हमें पता चल गया कि इतिहास है क्या, लेकिन अगली बात ये है कि इतिहास के बारे में हमें पता कैसे चलता है। कुछ तो चीजें ऐसी होंगी ना, कोई तो बात ऐसी होगी जिससे हम पता लगाए कि पहले क्या घटित हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई क्राइम हो जाता है, मान लीजिए कोई किसी का मर्डर हो गया या फिर कोई किसी घर में कोई चोरी हो गई, पुलिस आती है, पुलिस को बुलाया जाता है। तो पुलिस आती है तो पुलिस वहां पे साक्ष्य इकट्ठे करती है। ठीक है, सबूत ढूंढती है जिससे पता चले कि जो क्राइम हुआ है वो किसने किया है, कब हुआ है, उसके पीछे कौन था। राइट, तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम इतिहास के बारे में पढ़ने की बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसे सबूत होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे प्रूफ होंगे जिनके आधार पर हम कोई घटना के बारे में कुछ बात सर्टेनली बोल रहे हैं कि इतिहास में ये घटित हुआ था, इतिहास में वो घटित हुआ था। तो उसी चीज को बोलते हैं इतिहास के स्रोत, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो ऐसी चीजें, ऐसे सोर्स जिनसे हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, पता लगाते हैं कि इतिहास में कौन सी घटना कब और कैसे घटित हुई थी, उसे कहा जाता है इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत
मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और दूसरा लिटरेरी सोर्सेज मतलब साहित्यिक स्रोत, ठीक है। कितने इतिहास के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पहला पुरातात्विक स्रोत आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और दूसरा साहित्यिक स्रोत मतलब लिटरेरी स्रोत। अब हम यहाँ थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं और साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत से शुरुआत करते हैं। पुरातात्विक या फिर आर्कियोलॉजिकल स्रोत का अर्थ होता है ऐसी कोई भी सामग्री जो उत्खनन के दौरान मिली। मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की, किसी भी स्थान विशेष की खुदाई चल रही है, जमीन खोद रहे हैं, जमीन खोदी जा रही है और वहां पर हमें कोई वस्तु मिल गई, ठीक है। उत्खनन में कोई भी मिली हुई वस्तु, खुदाई के दौरान मिली हुई कोई भी वस्तु किस कैटेगरी में आती है? पुरातात्विक स्रोतों की कैटेगरी में आती है। तो जब भी हम इतिहास का अनुमान लगा रहे हैं ऐसी कोई चीज के बारे में कि जो खुदाई में मिली है, तो हम उसमें कह सकते हैं कि हमारा जो आधार था इतिहास को जानने का, जो स्रोत था, वो पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। अब बात आ जाती है कि पुरातात्विक स्रोत में तो कई सारी चीजें आ जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, पुरातात्विक स्रोत में कई सारी चीजें आ, हो सकता है कि हम खुदाई कर रहे हैं, हम उत्खनन कर रहे हैं, हमें कोई खुदाई में सिक्का मिल गया, कोई मुहर मिल गई, कोई खिलौना मिल गया, कोई भी कांसे का, तांबे का, कोई बैलगाड़ी मिल गई, राइट। कुछ भी, कोई भी चीज मिल सकती है, किसी भी प्रकार का कोई किसी दीवार पे बना हुआ कोई चित्र मिल गया। तो पुरातात्विक स्रोत में कई सारी चीजें आती है, जैसे सिक्के, मूर्तियां, कोई बना हुआ चित्र, मोहरे, औजार, हड्डियां, अस्थियां, मिट्टी के बर्तन, कोई किसी प्रकार का स्मारक बना हुआ हो, ठीक है। बहुत सारी मल्टीपल चीजें आती है पुरातात्विक स्रोतों के अंदर। तो जब हम पुरातात्विक स्रोतों को देखकर पता लगाते हैं इतिहास के बारे में, तो वो हमारा कौन से सोर्सेस की कैटेगरी में आ जाता है? पुरातात्विक स्रोतों की कैटेगरी में आ जाता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल देके ये चीज हम समझेंगे कि जैसे कि अगर मैं सिक्कों की बात करूं, तो एक बड़ा ही फेमस सा सिक्का इतिहास पर प्रचलन में है, समुद्रगुप्त के काल का। तो उसमें एक छवि अंकित है, ठीक है। उसमें एक चित्र बना हुआ है समुद्रगुप्त का, ठीक है, जिसमें हाथ में उन्होंने ऐसा लग रहा है कि जैसे बीड़ा ली हुई है, बीड़ा लेकर हाथ से में लेकर वो बजा रहे हैं। एक सिक्का ऐसा मिला है समुद्रगुप्त के काल का, ठीक है। तो अब वो सिक्का जैसे हमें खुदाई में मिला, तो उस सिक्के को देखकर क्या अनुमान लगाया जाता है? ऐसा लगता है कि जो समुद्रगुप्त थे शासक, उनका म्यूजिक में इंटरेस्ट था, उनका संगीत की विद्या में इंटरेस्ट था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? खुदाई में हमको एक चीज मिली जो कि क्या था? सिक्का। सिक्के के ऊपर कुछ बना हुआ था, जिसको देखकर हम अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ, ये क्योंकि ये सिक्का मिला है समुद्रगुप्त के काल का है, तो इसमें अगर जो चित्र बना हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली वो समुद्रगुप्त का चित्र होगा। और अगर वो हाथ में वीणा लेकर वो बैठे हुए हैं, तो ऐसा अनुमान लगा सकते हैं हम कि उनको म्यूजिक में या संगीत में इंटरेस्ट था। जो भी सारी जानकारी हमें मिली, वो एक अनुमान जो हमें मिला, वो किसके आधार पर मिला? उस सिक्के के आधार पर जो खुदाई में हमें मिला है। वही तो होता है पुरातात्विक स्रोत। कोई भी ऐसी चीज जो खुदाई के उत्खनन के दौरान मिली है, उसको देखकर हम आइडिया लगा रहे हैं इतिहास में शायद ये हुआ होगा, इतिहास में शायद वो हुआ होगा, उसी को कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत। ऐसे ही मूर्तियों की बात करें कि बहुत ही मैं फेमस चीजों की आपके बारे में आपके सामने बात करूंगी, ताकि आप भी उसको कनेक्ट कर पाओ। आपने एक फेमस नर्तकी की मूर्ति के बारे में सुना होगा, एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। अब उसमें कांसे की बनी हुई एक स्त्री की मूर्ति है, जिसने गले में हार वगैरह पहना हुआ है और जो त्रिभंग मुद्रा में खड़ी हुई है। त्रिभंग मुद्रा मतलब नृत्य करने की मुद्रा में खड़ी हुई है, ठीक है। नृत्य करने की जो मुद्रा होती है वो त्रिभंग मुद्रा होती है, उसमें खड़ी हुई है। तो अब उस मूर्ति को देखकर हम क्या पता लगा रहे हैं कि उस टाइम पे लोगों को नृत्य की कला में भी रुचि थी। अब उस मूर्ति में उस स्त्री ने गले में हार पहना हुआ है और हाथों में कंगन वगैरह पहने हुए हैं, तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय की जो स्त्रियां थी उनको आभूषण पहनने का भी शौक था, या वो आभूषण नहीं पहनती थी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि खुदाई में जो हमें चीज मिलती है उसको देख कर हम अनुमान लगा रहे हैं।
ऐसे ही भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, मूर्ति थोड़ा एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे भीमबेटका का मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। भीमबेटका की गुफाओं की जो आप दीवारें करके देखोगे ना, उसमें कई सारे चित्र बने हुए हैं। थोड़ा सा मैं आपको अगर दिखाऊं, ये वाला, ये चित्र देखिएगा, ये वाला चित्र देखिएगा, इमेज देखिएगा, तो लिखा भी हुआ है इसमें, ये पूरा एनसीईआरटी का मतलब आपको शुरू से आपको मिल भी जाएगी वहाँ पे। जंगली जानवर का शिकार भीमबेटका, ठीक है। अब आप इसमें देख पा रहे हो कि बड़ा सा कुछ जंगली जानवर बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्वस्थ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ लोगों के व्यक्तियों के चित्र बने हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अब भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, उसकी दीवारों पर ये चित्र बना हुआ, और भी अच्छे बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। एक चित्र की इमेज यहाँ पे हमने दिखाई हुई है। ऐसे जो चित्र बने हुए हैं, उन चित्रों को देखकर अब इस चित्र में दिख रहा है कि बड़ा सा जानवर बना गया, इसके चारों तरफ बहुत सारे लोग बने हुए हैं जो हाथ में कुछ उन्होंने लिया हुआ है। तो अनुमान लगा रहे हैं उसको देखकर कि शायद ये जो चित्र है जो पाषाण काल से संबंधित है, इस टाइम पे लोग जंगली जानवरों का शिकार करने लगे थे, ग्रुप में मिलकर, ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर जंगली जानवरों के शिकार पर जाते थे। तो वो इस चित्र को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है। तो यही तो होता है पुरातात्विक शोध, जब चित्र को देखकर अनुमान लगा रहे हैं कि प्राचीन काल में क्या हुआ था, ठीक है। ऐसे ही मुहरे, कोई सिंधु घाटी सभ्यता से मुहर मिल गया, कोई पाषाण कालीन औजार मिल गया, कोई हड्डी से या अस्थि से बना हथियार मिल गया, कोई मिट्टी के बर्तन मिल गए। ये सारी चीजें जो आती है, ये सब किसमें आ जाती है, पुरातात्विक शोधों के अंतर्गत आ जाती है। अब अगला आ जाता है साहित्यिक शोध। साहित्यिक शोध में क्या है? साहित्यिक शोध मतलब जब हमें इतिहास की जानकारी किसी भी लिखित माध्यम से प्राप्त हो, किसी भी प्रकार का कोई पुस्तक लिखी हुई हो, कोई ग्रंथ लिखा हुआ हो, कोई पांडुलिपि लिखी हुई हो, कोई ताम्र पत्र लिखा हुआ हो, ठीक है। लिखी हुई कोई चीज मिली है जिसको पढ़ रहे हैं हम, पढ़कर पता लगा रहे हैं इतिहास के बारे में, ठीक है। किसी के बारे में कुछ लिखा हुआ मिलता है अगर, उसको देखकर जब हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, साहित्यिक शोधों की कैटेगरी में रखें, ठीक है। अब साहित्यिक शोध भी कई प्रकार के होते हैं। कोई अगर कोई किताब लिखी जा रही है, बुक लिखी जा रही है, तो अलग अलग तरीके की किताब हो सकती है। पहला हो सकता है कि वो कोई धार्मिक ग्रंथ हो, किसी प्रकार का कोई धार्मिक ग्रंथ हो जिसके बारे में पढ़कर हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं इतिहास के बारे में, ठीक है। हो सकता है कि किसी प्रकार का कोई अन्य ग्रंथ, जरूरी तो नहीं सारे जो ग्रंथ है, जो सारी किताबें हैं वो धर्म के ऊपर ही लिखी जाए। आज भी अगर हम देखते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि जो भी बुक्स लिखी जाती है वो केवल धार्मिक होती है, किसी ना किसी धर्म की बुक्स होती है। बहुत सारी नॉवेल्स, कहानियां, कई सारी बुक्स आती है अलग अलग तरीके की जो आज भी हम पढ़ते हैं। तो ऐसे ही कुछ ग्रंथ ऐसे होते थे जो धर्म से संबंधित होते थे, जिनको पढ़कर प्राचीन काल के ऐसे ग्रंथ में जो धर्म से संबंधित है, जिनको पढ़कर हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उसको हम धार्मिक ग्रंथों में श्रेणी में रखेंगे। उसके इतर, उसके अलावा कोई दूसरा ग्रंथ लिखा गया है तो उसको हम लौकिक ग्रंथ की श्रेणी में रखेंगे। और उसके अलावा भी एक कैटेगरी है कि प्राचीन काल में क्या था कि कई सारे जो विदेशी यात्री है वो भारत आए, जैसे हुएन, फायान, ठीक है, इत्सिंग। तो बहुत सारे विदेशी यात्री, लेगस्थनीज, विदेशी यात्री या तो यात्रा करने के लिए, या किसी जो जैसे सिकंदर ने आक्रमण किया तो उसके साथ लेगस्थनीज आया, राइट। तो किसी के साथ, किसी आक्रमणकर्ता के साथ, किसी ना किसी रूप में बहुत सारे विदेशी लोग भी भारत में आए, भारत में रहे, और जब वो भारत में आकर रहे, यहाँ के लोगों को देखा, यहाँ के शासन को देखा, तो अपने भी कुछ विवरण उन्होंने भारत के बारे में कई चीजें ऐड कर दी, कई चीजें लिखी है भारत के बारे में,
तो जब उन ग्रंथों को या उन विदेशी विवरणों को हम पढ़ते हैं तो उनसे भी हमें भारत में इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो 3 तरीके के साहित्यिक स्रोत हो गए, कोई धार्मिक ग्रंथ हो गया, कोई लौकिक ग्रंथ हो गया, या कोई भी विदेशी व्यक्ति जो भारत में आया उसका कोई विवरण लिखा हुआ हो, उसने कुछ लिखा हो, वो हमें मिल गया, उसको पढ़ के हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सब तीनों कैटेगरी आ जाती है साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते इस चीज को। धार्मिक साहित्य, अगर धार्मिक साहित्य की कैटेगरी की बात करें तो हम धार्मिक साहित्य में भी कई अलग अलग धर्म है हमारे पास, तो उनके संबंधित जो ग्रंथ आ जाते हैं। ये पहला है वैदिक साहित्य। अब कोई भी जैसे वेद हो गए, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर उसके बाद आरण्य ग्रंथ हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, रामायण महाभारत जो हमारे महाकाव्य वो हो गए, उपनिषद हो गए, स्मृतियां हो गई, श्रुतियां हो गई, बहुत सारे वैदिककालीन ग्रंथ हैं जो हमारे, जिनमें पढ़कर हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमारे किसमें आ जाएंगे, वैदिक साहित्य के अंदर है धार्मिक। धर्म से रिलेटेड मैं आपको भी बता दिए कि जो है धर्म, हिंदू धर्म वैदिक धर्म से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्यक हो गए, स्मृतियां हो गई, रामायण महाभारत हो गई, ये सब किससे, हिंदू धर्म से या वैदिक धर्म से संबंधित है, पर इनको पढ़ के भी हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये वैदिक साहित्य की श्रेणी में आ गए। ऐसे ही बौद्ध जो धर्म से संबंधित भी कुछ ग्रंथ है। सबसे महत्वपूर्ण तो ये मान लीजिए त्रिपिटक ग्रंथ जो है, त्रिपिटक ग्रंथ जो उनके पवित्र ग्रंथ है बौद्ध धर्म से संबंधित, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, मतलब 3 पिटक ग्रंथ है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इसलिए इनको त्रिपिटक कहा जाता है। जो पिटक ग्रंथ, त्रिपिटक ग्रंथ है, इनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि किसी बौद्ध साहित्य से संबंधित है। फिर जैन साहित्य की बात करें तो प्रमुख आगम ग्रंथ है यहाँ पे। ठीक है, आगम ग्रंथ भी जैन साहित्य से संबंधित प्राचीन कालीन महत्वपूर्ण और काफी पुण्य ग्रंथ है। इनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद आ जाता है लौकिक ग्रंथ। तो थोड़ा सा लौकिक ग्रंथ को भी डिस्कस कर लेते हैं। लौकिक ग्रंथ की श्रेणी में क्या आता है, धार्मिक ग्रंथों के इतर अगर कोई ऐसी कैटेगरी है जिसमें कुछ कहानी किसी राज्य के बारे में, किसी शासक के बारे में लिखा जा रहा है, तो वो सारे लौकिक ग्रंथ में आ रहे। जैसे कि एक ग्रंथ है राजतरंगिणी, कल्हड़ी की राजतरंगिणी, तो उसमें कश्मीर के बारे में काफी लिखा गया है, तो कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। ऐसे बाण भट्ट ने एक ग्रंथ लिखा था हर्षचंद्र के बारे, हर्षचंद्र, हर्षवर्धन के बारे में लिखा था एक ग्रंथ हर्षचंद्र, तो लिखा था पर्टिकुलर हर्ष के बारे में। लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना कि हर्ष के बारे में लिखा है तो उससे संबंधित चीजों के बारे में तो बताया नहीं गया है। अब अगर उससे संबंधित चीजें बताई जाए तो हम उस टाइम के जीवन, रहन सहन, शासन, खान पान, हर चीज के बारे में पता चल रहा है। तो उस ग्रंथ से भी हमें इतिहास के बारे में पता चल रहा है, लेकिन ये लौकिक ग्रंथ की श्रेणी में आता है। ऐसे ही कई सारे जो मेडिकल साइंस से संबंधित एक ग्रंथ है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, या फिर जो हमारे कालिदास के बुक के कई 7 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें कुछ है जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीय, मेघदूतम। ठीक है, तो ये सारे जो ग्रंथ है कालिदास के, ये बेसिकली क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम तो एक नाटक है। भाई आज भी हम टीवी सीरियल देखते हैं, मूवीज देखते हैं, जो नॉवेल्स पढ़ते हैं हम अपने मनोरंजन के लिए, उसी प्रकार से कालिदास का ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें एक स्टोरी, एक नाटक दिया गया है। ठीक है, जिसमें शकुंतला की और राजा दुष्यंत की कहानी है। लेकिन अब जब कहानी है तो ये फिक्शन, ठीक है तो ये ऐसा इमेजिनरी, लेकिन इसके अंदर जो उस टाइम के इतिहास के बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद क्षुद्रा का मनुष्य घटिका, मिट्टी की गाड़ी, तो ऐसे ही क्षुद्रा का जो ग्रंथ है मनुष्य घटिका, वो भी एक नाटक है, लेकिन उससे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जब भी कोई प्ले के बारे में, मान लीजिए आज कोई मूवी बनती है, अगर कोई पिक्चर बन रही है, कोई भी मूवी बन रही है, तो वो होती इमेजिनरी है, उसमें हकीकत कुछ भी नहीं होता। स्टोरी राइटर एक स्टोरी लिखता है, अपने दिमाग में सोच के कुछ भी स्टोरी
करता है और फिर उसका मूवी बनाई जाती है। लेकिन भले ही कहानी सच्ची ना हो, लेकिन उसमें जो जीवन शैली दिखाई गई है, अगर मान लीजिए लोग रह रहे हैं, लोग खा रहे हैं, लोग पी रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, जो जीवन शैली उस मूवी में दिखाई गई वो तो सच है ना। लोग रहते तो वैसे ही। तो सिमिलरली भले ही जो भी किसी प्रकार का कोई नाटक या मनोरंजनात्मक अगर कोई ग्रंथ था, तो भले ही उसकी स्टोरी लाइन रियल ना हो, लेकिन उसके बारे में जो चीजें बताई गई है, जो जीवन बताया गया है उसका, वो तो रियल था। तो उससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा इस नाटक में ऐसा लिखा गया है, इतिहास में इस तरीके उस टाइम पीरियड लोग शायद ऐसे रहते थे या इस प्रकार की एक्टिविटीज करते थे। ठीक है। ऐसे ही आ जाता है विदेशी विवरण पे भी। कुछ जो विदेशी यात्री होते हैं, जैसे कि वो यूनानी यात्री सिकंदर के साथ में मेगस्थनीज उनका एक ग्रंथ है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे मेगस्थनीज का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है इंडिका, जिससे हमें भारत के इतिहास के बारे में काफी जानकारी मिलती है। टॉलमी, प्लिनी, टाइलर, इन सब के जो ग्रंथ है उससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर चीनी यात्री जो आए, फायान, हिंसा, सिंह, इनके जो विवरण है विदेशी विवरण, उससे हमें जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। फिर अरब यात्री अल-बरूनी, इब्न बतूता, वैसे ही दो तिब्बती ग्रंथ है तंग्यूर और तंग्यूर, उनसे भी हमें है तिब्बती ग्रंथ, उनसे भी हमें कुछ चीजें भारत के इतिहास के बारे में पता चलती है। ठीक है। इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, ये डायग्राम है, इसमें आप ऐसे एक पूरा पिक्चर ले सकते हैं, पूरा समझ सकते हैं कि कैसे बताया गया है कि इतिहास के विभिन्न स्रोत कौन कौन से डायमेंशन में जा रहे हैं। देखिए पूरा आप देखेंगे इतिहास के स्रोत या विदेशी विवरण, तो यात्रा वृत्तांत जैसे हेनसांग और फायनान या इत्सिंगाई भारत अपने यात्रा के बारे में लिखा, तो वो सारा यात्रा वृत्तांत में आ जाता है। या फिर कोई प्रकार की कोई कहानियां हो गई, ठीक है, चित्रकला, भीमबेटका का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, खनन में अगर कोई चीज मिली है, कोई स्मारक मिला है, कोई मूर्ति मिली है, कोई आभूषण मिले हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, वो सारा किसमें आ जाता है, इतिहास के स्रोत में आ जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे इतिहास के प्रकारों के बारे में। इतिहास को अगर हम डिवाइड करें तो कितने काल खंडों में डिवाइड करके उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो पूरे इतिहास को हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। मतलब प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ठीक है। तो पूरे इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ठीक है। अब यहाँ ये देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में क्या अंतर है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में हम उस इतिहास के कालक्रम को गणना करते हैं या उस इतिहास के कालक्रम को रखते हैं जिस समय जिस इतिहास के बारे में जानकारी हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली है और कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल उस टाइम पीरियड को हम गणना करते हैं जिसके बारे में हमें जो भी जानकारी मिली है वो खुदाई के दौरान निकली हुई चीजों, वस्तुओं के माध्यम से ही प्राप्त हुई है। उस टाइम की किसी भी प्रकार की कोई लिपि या कोई भी ग्रंथ या कोई किताब या कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला है। और मुख्य रूप से इस काल क्रम में हम कौन से काल को रखते हैं? पुरापाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को, नवपाषाण काल को और ताम्रपाषाण काल को। तो जो पाषाण काल वाला स्टोन एज जो है हमारी, वो सारी हम किस में रखते हैं? प्रागैतिहासिक काल में, क्योंकि उस समय के हमें पुरातात्विक, मैंने अभी अभी आपको स्रोतों में जब समझाया कि इतिहास को जानने के 2 स्रोत होते हैं, एक पुरातात्विक और एक साहित्यिक। पुरातात्विक, अगर उत्खनन के माध्यम से, खुदाई के माध्यम से हमें कोई वस्तु मिली है, उसको देखकर हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो वो पुरातात्विक साक्ष्य की श्रेणी में आता है। और अगर लिखित रूप से कोई सामग्री मिली है, उसको पढ़कर हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो वो
साहित्यिक साक्ष्य में आता है। तो प्रागैतिहासिक काल में हमें जो भी जानकारी मिली है वो सारी पुरातात्विक साक्ष्यों से, मतलब खुदाई में अगर कोई भी पत्थर के हथियार, औजार या कोई भी ऐसी चीज मिली है तो केवल उनको देखकर, उनके आधार पर अनुमान लगाकर ही हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और इस पूरे पीरियड में कौन सा, खासकर जो पाषाण युग हमारा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इस पीरियड में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इनमें से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये पुरातात्विक साक्ष्य, जैसे अलग अलग जगहों की कुछ दृश्य चित्र हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, कि उत्तराखंड में जो रॉक पेंटिंग्स मिली है, शैल चित्र मिले हैं, जो गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए हुए मिले हैं, ये भी उत्तराखंड के लखुडियार में मिले चित्र है। ये भीमबेटका के चित्र मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाए थे। तो ये सारे चित्र हमें किसके बारे में बताते हैं, उस काल के इतिहास के बारे में बताते हैं, कि ज्यादातर चित्र शिकार से संबंधित है, शिकार करते हुए किसी जानवर को घेरे हुए लोगों को दिखाया गया है। तो उससे पता चलता है कि उस टाइम के लोग शिकार पर आश्रित थे, या किसी तरीके की कोई नृत्य करते हुए कुछ लोगों का ग्रुप दिखाया गया है। तो उस टाइम के लोग मनोरंजन के साधनों में क्या चीजें करते थे, क्या चीजें नहीं करते थे, तो सारा चीज हमें किससे, पुरातात्विक साक्ष्य से पता चल रहा है। वैसे ही कुछ, जैसे कुछ औजार मिले हैं पाषाण काल से संबंधित, तो पत्थरों को काट काट कर औजार, अलग अलग साइज के, अलग अलग टाइप के औजार बनाए गए, हथियार बनाए गए हैं। तो उसको देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि वो किस प्रकार से बड़े जानवरों का शिकार करते थे, कैसे छोटे जानवरों का शिकार करते थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी। ठीक है, लेकिन सारी जानकारी हमें केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों से ही मिल रही है, लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल हमने समझ लिया। आद्य ऐतिहासिक काल में हम उस कालक्रम को पढ़ते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, और जहां लिखित सामग्री या लिपि कह सकते हैं, मिली तो है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में मुख्य रूप से कौन से कालक्रम को पढ़ते हैं, जब ज्यादातर जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है, कुछ लिखित सामग्री या कुछ लिपि हमें मिली है, लिखा हुआ कुछ मिला है, लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और इस टाइम पीरियड में हम कौन से काल को पढ़ते हैं, या कौन सा काल आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल। ठीक है, 2250 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक का जो काल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो मुख्य रूप से हम आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी मोस्टली चीजें जो हमें इतिहास पता चलता है वो सब पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता से जो मुहरें मिली है, जो हथियार मिले हैं, जो औजार मिले हैं, कोई आभूषण मिला है, कोई किसी प्रकार का कोई चिन्ह मिला है, सारी चीजें मिली, उनको देखकर हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन कैसा था। या कोई वहां पे विशाल स्नानागार मिला है, बहुत बड़ा अन्नागार मिला है, उन सबको हम देखकर पता लगा रहे हैं कि शायद वहां लोग सामूहिक रूप से कोई स्नान करने की जगह बनाई हुई थी लोगों ने, या एक विशाल अन्नागार था जहां पर लोग पूरे जो शहर का राजस्व के रूप में जो दिया गया अन्न था वो इकट्ठा करते थे। तो ये सारी चीजें अनुमान लगाते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। सिंधु घाटी सभ्यता की एक लिपि मिली है जिसको संकेताक्षर लिपि कहते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ चिन्ह बने हुए हैं, चिन्ह बने हुए जो लिपि जैसे हैं, लेकिन अभी तक उसको डिकोड नहीं किया जा सका है। इस पिक्चर से आपको थोड़ा समझ में आएगा। इस तरीके की एक लिपि मिली है जिसमें अलग अलग तरीके के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, ये वाला चित्र में देखिए आप, ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की एक मोहर का चित्र है, जिसमें यहाँ ऊपर देखेंगे तो कुछ चिन्ह तो बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा अनुमान है कि हो सकता है ये किसी तरीके की एक लिपि हो, लेकिन अभी इस लिपि को डिकोड नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जानकारी मिलते पुरातात्विक स्रोत भी है और कुछ साहित्यिक स्रोत या लिपि भी हम बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इतिहास की जानकारी के लिए निर्भर किस पर है, पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर है। और वो हमारा किस काल में आ जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है, ऐतिहासिक काल क्लियर है। वैदिक युग से आगे का जो भी काल है, जिस काल के बारे में हमें जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से भी मिलती है, ठीक है, और साहित्यिक स्रोतों से भी मिलती है।
ठीक है। वैदिक काल और उससे आगे का जो पीरियड है उसमें हमें बहुत सारी वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, आरण्यक, ठीक है, बहुत सारे आगे के ग्रंथ, बाणभट्ट का हर्षचरित्र, कादम्बरी, बहुत सारे ग्रंथ भी हमें लिखे हुए मिलते हैं। और साथ में पुरातात्विक स्रोत भी, उस टाइम के अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ, ये सारी चीजें भी हमें मिले हैं, सिक्के। तो इन सारी चीजों से भी हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आगे का काल, प्रागैतिहासिक और आदि ऐतिहासिक काल के आगे का काल, जिसके बारे में हमें जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से भी मिलती है और साहित्यिक स्रोतों से भी मिलती है, उसको हम किस में रखेंगे? ऐतिहासिक काल में। और उसके आगे का जितना भी काल है, वैदिक युग, महाजनपद, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन का काल, मुगल सल्तनत काल, मुगल काल, पूरा जो टाइम पीरियड है अब आगे का आएगा वो ऐतिहासिक काल में हम गणना करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कार्बन डेटिंग विधि के बारे में समझ लेते हैं। देखो, कोई भी चीज मिलती है, अगर कोई भी वस्तु अगर मिली है खुदाई में पुरातात्विक स्रोत के रूप में, तो कैसे पता लगाते हैं इतिहासकार कि वो वस्तु कितनी पुरानी है या किस पर्टिकुलर काल से संबंधित है। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु उत्खनन के दौरान मिली है तो उसकी आयु का पता लगा के कैसे पता लगाया जाता है कि ये किस काल से संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो उसको निर्धारित करने के लिए एक पद्धति होती है, कार्बन डेटिंग पद्धति, जिसमें किसका? कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है, जो कार्बन का एक समस्थानिक होता है। और इसकी घटने की स्थिति के आधार पर कि इस कार्बन 14 का किसी भी मृत सामग्री में क्षय किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से इसकी मात्रा कम हो रही है, उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी वस्तु की आयु कितनी पुरानी है। ठीक है, तो कार्बन 14 की क्षय होने या घटने की स्थिति के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि किसी खुदाई में मिली किसी वस्तु का काल कितना पुराना है या वो किस काल से संबंधित है। तो यही अपनी होती है कार्बन डेटिंग पद्धति, एक वैज्ञानिक काल निर्धारण पद्धति होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी पुरातात्विक सामग्री का काल निर्धारित करने में कि वो किस काल से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा ये देख लेते हैं। अब एक चीज हमने यहाँ समझ ली है, एक टॉपिक हमने यहाँ समझा है, बेसिक जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इतिहास क्या है, इतिहास के स्रोत क्या है, किस चीजों से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, इतिहास के प्रकार क्या है। ठीक है, कार्बन डेटिंग पद्धति हमने इसके अंदर देख ली है। तो जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा इतिहास के एक तरीके से परिचय के बारे में, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो वो चीज हम यहीं पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि इस कोर्स के दौरान हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि कोई भी टॉपिक पढ़ाते टाइम हम उसकी एक तो पूरी फुल कवरेज यहीं पे हो। मान लीजिए हिस्ट्री का कोई एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जैसे अभी अभी जो हमने एक टॉपिक कवर किया, तो पूरी एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी या कोई भी रेलेवेंट एनसीईआरटी है, उससे अंदर जहां जहां पर उस टॉपिक से संबंधित जानकारी, उस सबको एक जगह पर लाकर आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। प्लस साथ में पीवाईक्यू एनालिसिस पे भी ध्यान दिया जाएगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको एनसीईआरटी से कनेक्ट करना। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं उसको एग्जाम के साथ कनेक्ट करके पढ़ना, और वो किसके माध्यम से किया जा सकता है? पीवाईक्यू एनालिसिस के माध्यम से। तो जो टॉपिक हमने पढ़ा, अगर उसके पीवाईक्यू के कुछ एग्जाम्पल की मैं यहाँ पे बात करूं तो क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल 2015 के एग्जाम में। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि जो विदेशी विवरण थे, इतिहास के स्रोत जब हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम साहित्यिक स्रोत डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक चीज थी विदेशी विवरण। तो विदेशी विवरण में हमने डिस्कस किया था मेगास्थनीज की इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो मेगास्थनीज थे यूनानी, ठीक है, सिकंदर के साथ जो आए थे, उनकी एक ग्रंथ इंडिका, उससे भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इंडिका, तो इसका आंसर होगा सी, मेगास्थनीज। ठीक है, उसके बाद वैदिक काव्यों के गद्य संग्रह को कहा जाता है संहिता, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। तो इसका उत्तर है ए,
सही था। ठीक है, तो जब हमने इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के अंदर वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ा था तो वहां पे हमने बताया था कि वैदिक साहित्य के अंदर क्या चीजें आती है, वेद आता है, वेद आते हैं, आरण्यक आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, श्रुति आती है, संहिता आती है, ये सारी चीजें किसमें, हमारे वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिया। और भी PYQs इस टॉपिक से रिलेटेड, और भी PYQs आपको सीधा ऐप पे भी प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। अभी जैसे हमने यहाँ पे लेक्चर खत्म किया है, ठीक है, एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ है, तो ऐप पर आप जाकर देखेंगे तो आपको वहां पे भी प्रैक्टिस के लिए PYQs अवेलेबल होंगे। जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उनके PYQs अवेलेबल होंगे। कुछ MCQ, कुछ मॉडल MCQ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि कुछ संभावित प्रश्न क्या बन सकता है अगर पॉसिबल ही बने तो। भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्रोत माना जाता है? तो हम यहाँ पूछ रहे हैं कि इनमें से पुरातात्विक स्रोत कौन सा है? विदेशी यात्रियों के विवरण, अभिलेख, धार्मिक ग्रंथ या साहित्यिक काव्य? तो हम यहाँ देखेंगे कि जो विदेशी यात्रियों के विवरण है वो भी लिखी हुई सामग्री है, कोई ग्रंथ है, कुछ लिखा हुआ है, धार्मिक ग्रंथ भी कुछ लिखा हुआ है, साहित्यिक काव्य भी लिखित रूप से सामग्री है। तो अभिलेख जो होते हैं, अभिलेखों को हम रख सकते हैं पुरातात्विक स्रोतों में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के यात्री हिनसांग ने भारत की यात्रा किस काल में की थी और उनके विवरण किस प्रकार के स्रोत है? ठीक है, ये चीज भी हमने डिस्कस की थी। तो चीनी यात्री हिनसांग ने भारत की यात्रा कब की थी? हर्षवर्धन के काल में की थी। और किसके अंतर्गत आता है? मैंने बताया था आपको डिस्कशन के दौरान भी कि विदेशी विवरण में अगर हम पढ़ते हैं तो मेगस्थनीज की इंडिका, फाहियान का विवरण, हिनसांग का विवरण, त्सिंग का विवरण, ठीक है, तो किसका? विदेशी विवरण स्रोत के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब अगली एक चीज देखिए, नॉर्मली हम अभी जो फोकस हमारा है, हमने MCQ बेस्ड क्वेश्चन देख लिए जो कि मोस्टली हमारे परीक्षाओं में, UPSC की प्रीलिम परीक्षा हो गई या किसी स्टेट PCS की प्रीलिम परीक्षा हो गई या SSC NTPC CDS के जो एग्जाम हो गए, उसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड MCQs पूछे जाते हैं जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। कुछ हमारी ऐसी परीक्षाएं होती है जैसे UPSC का मेंस, स्टेट PCS के मेंस, और भी कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसमें मेंस की डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होती है। ठीक है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है, पूरा आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे एक चीज और आप लोगों के लिए ऐड की है कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक खत्म होने के बाद एक क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा इतिहास के स्रोत, ठीक है, इतिहास के परिचय, इतिहास के स्रोत, इतिहास के प्रकार, तो यहाँ पे हमने उससे संबंधित एक मॉडल क्वेश्चन मुख्य परीक्षा का भी आपको दे रहे हैं ताकि आप समझ पाओ कि अगर किसी टॉपिक से मुख्य परीक्षा का प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो किस डायमेंशन में, किस प्रकार से बन सकता है। और आप चाहें तो अपने घर पे इसको लिखकर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर इस टॉपिक से कोई मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन पूछा जाए, डिस्क्रिप्शन में जिसका आंसर लिखना है, तो बन सकता है, इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का विवरण प्रदान करते हुए यह बताइए कि सिक्के किस प्रकार से भारतीय इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो यहाँ हमें करना क्या है कि हमें पहले तो इतिहास के जो पुरातात्विक स्रोत है, चाहे वो सिक्के हो गए, चाहे वो कहीं गुफा चित्र हो गए, ठीक है, चाहे वो अभिलेख हो गए, शिलालेख हो गए, या कोई स्मारक हो गया, या फिर कोई औजार, हथियार, ठीक है, जो सारे भी पुरातात्विक स्रोत है उनको लिस्ट डाउन करना है, उनको डिटेल बताना है। ठीक है, उनकी डिस्क्रिप्शन देना है कि कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत है, और सिक्कों को मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए हमको डिटेल में विवरण देना है कि सिक्के किस किस इतिहास के कालक्रम में इतिहास के बारे में जानकारी देने में कितने सहायक सिद्ध हुए। अलग अलग एग्जाम्पल देने हैं हमको कि जहां पे हमें सिक्कों से इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है या लेक्चर है, जो सभी को क्लियर हो गया होगा। बहुत ही डिटेल में हमने इस लेक्चर को हमारा कंप्लीट किया है, जिसमें हमने शुरुआत में देखा कि सबसे पहली चीज़ कि हमें पूरी अपनी जो सब्जेक्ट है उसको न्यू NCERT बेस्ड
कवरेज देनी है, न्यू एनसीईआरटी पे बेस्ड होके हमें उसको पूरा कवर करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहे हैं। 48 टॉपिक जो हमने डिसाइड किए, जिससे हमने ऑलमोस्ट सारे एग्जाम की जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसको कवर कर लिया है। उन 48 टॉपिक्स को हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी से कवर करने वाले हैं, 6th to 12th की एनसीईआरटी से। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमने यहाँ पे शुरू किया था प्रागैतिहासिक काल, जिसको भी हम 5 भागों में पढ़ेंगे, जिसमें कि पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल आएगा। और इतिहास के परिभाषा, स्रोत, प्रकार आएंगे। तो उसमें हमने पहला जो लेक्चर है इतिहास की परिभाषा, स्रोत, प्रकार और समय रेखा, उसके बारे में हमने पढ़ा, डिटेल में जाना कि इतिहास क्या होता है, इतिहास के स्रोत क्या होते हैं, इतिहास के प्रकार क्या होते हैं, या जो इतिहास का काल निर्धारण है वो किस प्रकार से किया जाता है। संबंधित पीवाईक्यूज हमने सॉल्व करने की कोशिश की, पीवाईक्यूज को हमने रिलेट करने की कोशिश की, मॉडल एमसीक्यूज को हमने रिलेट करने की कोशिश की, और मुख्य परीक्षा के प्रश्न को भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो इसी के साथ अभी ये लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।